ओके, तो बेसिकली ये क्लास जो सी है वो iOS एप्लीकेशन डेवलपमेंट की जो बिगनर्स की गाइडलाइन है, किसी ने अपने कैरियर का स्टेप स्टार्ट लेना हो और वो मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में और स्पेसिफिकली iOS ऐप डेवलपमेंट की साइड पर आना चाहता हो। तो सर मुझे नॉइज़ बहुत आ रही है किसी की तरफ से। माइक्रोफोन जरा म्यूट करूँ। अच्छा, तो ये उसकी गाइडलाइंस हैं। इसमें हम किस तरह से वर्क अराउंड करेंगे कि इसमें मैं आपको सबसे पहले बेसिक्स कुछ बताऊंगा, फिर हम इसकी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट जिस पे ऐप्स बनती हैं उसकी थोड़ी सी नो हाउ बताऊंगा, और कुछ एक बेसिक्स ही ऐप हम बना कर देखेंगे किस तरह ये चलती हैं और उसकी लिमिटेशंस वगैरह सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो मेरा नाम मैश शेर है और मैंने कायद आज़म यूनिवर्सिटी से 2020 में मास्टर्स किया था कंप्यूटर साइंस में, बट ड्यू टू कोविड जो है वो मेरा वाइवा लेट हो गया था। तो रिसेंटली मैं भी 2021 में जो है मेरा वाइवा हुआ है अभी कुछ मंथ पहले, और उससे पहले मैं कोई 6 मंथ से इस्लामाबाद में एक कंपनी में एज एन iOS डेवलपर जॉब कर रहा हूँ। मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी वो यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर प्रोजेक्ट से हुई थी। मैंने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जो बनाया था वो एक ट्रैवल एंड टूरिज्म एप्लीकेशन थी जो कि iOS के लिए थी। तो iOS डेवलपमेंट के लिए ये जो आपको बेसिकली सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी ना वो है अनफॉर्चुनेटली एक मैक मशीन है और एक एक्स कोड, क्योंकि ऑब्वियसली कुछ लिमिटेशंस होती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमें मतलब कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि हम स्टार्ट गो थ्रू ले सकें। वी ऑल नो कि मैक्स जो हैं वो मार्केट में काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं, अक्सर स्टूडेंट्स मोस्टली स्टूडेंट्स बल्कि अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उनके लिए अदर ऑप्शंस होते हैं जो मैंने नीचे लिस्ट डाउन किए हैं। वो ये है कि वो एक मैक्स को रेंट कर सकती हैं। कुछ एक्सटर्नल कंपनीज़ हैं ऑनलाइन, जैसे मैक स्टेडियम है, मैक इन क्लाउड है। तो ये क्या करती हैं कंपनीज़ के, ये आपको आप इनकी वेबसाइट पर अगर आप जाएँ तो ये आपसे रेंट लेती है कुछ मंथली, और आपको एक अपना मैक कंप्यूटर जो है वो प्रोवाइड करती हैं जो कि आप रिमोटली जिसको ऑपरेट करती हैं अपने विंडोज़ लैपटॉप से। इसके अलावा एक चीज़ होती है VMware, जिसके थ्रू आप एक मैक ओएस का एक वर्जन है हैकेंटॉश, आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं अपनी विंडोज़ मशीन पर। बट वो ऑब्वियसली इनके अंदर परफॉर्मेंस लैग्स बहुत ज़्यादा होती हैं। एक मैक मशीन जो है वो रिकमेंडेड है आपको iOS डेवलपमेंट अगर आप करना चाहती हैं। तो iOS बेसिकली फॉल करता है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट की कैटेगरी में। तो मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट कैटेगरी में इस टाइम टू बिग फिशेस हैं, एक iOS और एंड्रॉयड। बाकी को लो लेवल के होंगे अभी लेकिन वो इतने इमर्जिंग नहीं है। तो बेसिकली ये iOS और एंड्रॉयड फ़िलहाल हैं। तो इनके हम कुछ दोनों को साइड बाय साइड मैंने कंपैरिजन रखा है, दोनों के प्रोज और कॉन्स रखे हैं मैंने, कि एक हम ओवरव्यू उसका देख लें कि प्रोस में है कि iOS के ये एज सच 1-to-1 कंपैरिजन नहीं है, ये बस मैंने कुछ की पॉइंट्स नोट किए हैं iOS के भी और एंड्रॉयड के भी, तो इनको सेपरेटली देखा जा सकता है। iOS क्या है कि ये स्टेबल है, ईजी टू यूज़ है। ये एक वैसे मिथ बना हुआ है कि iOS की डिवाइसेस थोड़ी डिफ़िकल्ट होती हैं, लेकिन जब आप यूज़ करने लगते हैं तो आपको एक्चुअली आइडिया होता है कि यार इनका यूज़र इंटरफेस थोड़ा ज़्यादा फ्रेंडली है। दूसरा फिर आता है ये बैक्ड बाय एप्पल की स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है, जो कि एप्पल इनको काफ़ी क्लोजली मॉनिटर करता है अपनी चीज़ों को, इनको ओपन सोर्स नहीं करता। तो उसके अंदर आती हैं तो ये काफ़ी कुछ एप्पल के थ्रू ही हैंडल हो रहा होता है सब कुछ। सिक्योरिटी तो सिक्योरिटी वाइज iOS एंड्रॉयड से जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। इसका सब कुछ क्योंकि एप्पल हैंडल कर रहा होता है, ओपन सोर्स नहीं है, तो iOS की सिक्योरिटी जो है वो एंड्रॉयड के मुकाबले में काफ़ी अच्छी है। और फिर इसके बाद आता है कि iOS के की होती हैं लिमिटेड नंबर ऑफ डिवाइसेस। जैसे आईफोन है हमारे पास, आईफोन 1 से लेकर अभी तक 12 प्रो तक जो उनसे भी आए हैं, ये टोटल मतलब कुछ हार्डली 20-25 फ़ोन्स होंगे।
जिसके पर आपको मतलब अगर आप मोबाइल के लिए डेवलप कर रहे हैं कोई ऐप तो आपको उनको 20 डिवाइसेस को टेक केयर करना पड़ेगा। जबकि एंड्रॉयड पे हमारे पास बहुत बड़ी रेंज है। शायद वो इतनी कंपनीज ने अब एंड्रॉयड बनाना शुरू कर दिया कि हमारे पास कभी कभार मुश्किल हो जाता है सबको जो इंसान ने देखने। फिर iOS के लिए हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन गाइडलाइंस अवेलेबल है। उसके बाद हमारे पास आता है एंड्रॉयड। तो एंड्रॉयड बेसिकली ओपन सोर्स है और उसको गूगल ने बैकअप किया हुआ है। और इसका हमें एक ये बड़ा फ़ायदा मिलता है कि इसकी कम्युनिटी बहुत हमारे पास वास्ट है, तो हमें जो है इसकी हेल्प काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है, जबकि ऑन द अदर साइड iOS की हेल्प हमें इतनी नहीं मिलती। और सिमिलरली उसकी कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है। कंट्रीब्यूशन से मतलब कि आप कोई ऐप बना रहे हो किसी क्लाइंट के लिए ना, तो आपको उसमें ऑब्वियसली कुछ कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। कोई क्लाइंट आपसे डिमांड कर देगा मुझे इस तरह की स्क्रीन चाहिए, तो एज़ कम्पेयर टू iOS जो उनसे ना आपको कम मिलेगा उसको कंटेंट। एंड्रॉयड में इतने लोगों ने कंट्रीब्यूशंस की होंगी कि आपको हो सकता है वो चीज़ बिल्डिंग या बनी बनाई मिल जाए, आपको सिर्फ लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी हो और उसको यूज़ करना हो। इसके अलावा एंड्रॉयड जोन से आपके उसकी डिवाइसेस की रेंज iOS से काफ़ी ज़्यादा है। आप तो वेरेबल्स, टीवी, कार के जो सिस्टम्स हैं वो भी मोस्टली एंड्रॉयड यहाँ पर चलती हैं। और गूगल जो है काफ़ी ज़्यादा वेरेबल्स और दूसरी चीज़ें जो हैं ना जो एंड्रॉयड बेस्ड होती हैं वो रिलीज़ करता रहता है। फिर लास्टली एंड्रॉयड की ऐप्स को ऐप स्टोर पे रिलीज़ करना जो है iOS से काफ़ी ज़्यादा आसान है। और iOS की ऐप बहुत ही एक स्ट्रिक्ट गाइडलाइन प्रोसीजर से गुजरती है, तब वो जाके अप्रूव होती है, फिर वो iOS अपने ऐप स्टोर पे उसको लाइव करता है। नेक्स्टली फिर हम थोड़े से कॉन्स देखें कि ड्रॉबैक्स क्या है। पहला तो मैंने जैसे भी आपको बताया, इनकी जो ऐप है वो एक स्ट्रिक्ट गाइडलाइन से अप्रूव गुजरती है, उसके बाद अप्रूव होती है। और एप्पल आपको किसी भी छोटी सी चीज़ के ऊपर आपकी ऐप रिजेक्ट कर सकता है, लाइक अगर सिक्योरिटी का कोई लैग आ रहा हो या परफॉर्मेंस आपने कुछ इस तरह की कोडिंग की है कि वो पुअरली परफॉर्म कर रही है, स्क्रीन नहीं चल रही, तो एप्पल रिजेक्ट कर सकता है। इसके अलावा जो इनसा है जो एप्पल के लिए आपको ऐप स्टोर के लिए लॉन्च करने के लिए एक डेवलपर अकाउंट चाहिए होता है, जो कि $99 पर ईयर की प्राइस पर आता है। जबकि ऑन द अदर हैंड एंड्रॉयड का जो अकाउंट है वो जस्ट कॉस्ट $25। तो इसका दूसरा लास्टली कि iOS का इक्विपमेंट काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होता है एंड्रॉयड के मुकाबले में। तो ये चीज़ें हैं जो iOS को ड्रॉबैक्स हैं। और एंड्रॉयड के जो से एंड्रॉयड के अक्सर कॉपीराइट्स और सिक्योरिटी के इश्यूज आती हैं। अब तो गूगल ने काफ़ी इम्प्रूव कर लिया अपनी पॉलिसीज, बट पहले जो उनसे काफ़ी कॉपीराइट के इश्यूज होते थे। तो एक्स कोड एक्स कोड एक्स कोड क्या है? एक्स कोड बेसिकली एक जैसे एंड्रॉयड स्टूडियो या विजुअल स्टूडियो जिस पर आपने कभी कोड किया होगा, उस तरह का एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है जिस पर मैक ओएस, iOS, वॉच ओएस और एप्पल की जितनी डिवाइसेस हैं सब की सब ऐप्स जिनसी हैं, एक्स कोड इतना पावरफुल है कि वो उन ऐप्स को बनाता है। ये कुछ 10-12 स्लाइड्स थी मैंने आपके लिए रखी हैं। ये जो बाकी स्लाइड्स हैं इसमें ये एक छोटी छोटी सी ऐप्स हैं। मतलब मैं आपको एक्स कोड की थोड़ी सी नो हाउ बताऊंगा कि एक्स कोड जो है वो किस तरह चल रहा है। आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो सर। जी आवाज आ सर वो थोड़ा सा मैं लाइट का इशू है। आवाज आ जी जी सर, ठीक है। तो एक्स कोड एक्स कोड के बारे में मैं आपको थोड़ा सा वो अब दिखाता हूँ कि एक्स कोड जो है वो चलता किस तरह से है, इंस्टॉल आप कैसे करेंगे। आप जब एक्स मैक को ही लेंगे तो इसमें एक ऐप स्टोर होता है। ऐप स्टोर पे जाकर आप कुछ भी जो है यहाँ पर सर्च करेंगे एक्स, तो यहाँ पर आपको एक एक्स कोड का ये टूल मिलता है जिसको आप इंस्टॉल
करेंगे तो मेरे पास ये पहले से इंस्टॉल्ड है, तो अभी सिर्फ मुझे इसको ओपन करने की ज़रूरत है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये बेसिकली मेरे पास एक्स कोड है। जब आप एक्स कोड को स्टार्ट करते हैं तो ये आपका जौन सा है आ, उसका एक स्टार्टिंग पेज आता है जहाँ पर जौन सा है आप स्टार्ट लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें आईफोन, आईपैड, मैक, एप्पल वॉच और एप्पल टीवी के लिए सब के लिए ऐप्स बनती हैं। आप एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। इस क्लास के लिए हमारा बेसिक फोकस होगा आईफोन के लिए ऐप्स जो हम बनाते हैं, आईफोन या आईपैड के लिए, बट मोर विल फोकस मोर ऑन आईफोन। कि हम देखेंगे कि आईफोन के लिए, क्योंकि iOS जो है वो आईफोन पे चलता है और iOS आईपैड पे चलता है। वॉच पे वॉच ओएस चलता है, टीवी पे टीवी ओएस, और मैक कंप्यूटर के लिए आपका मैक ओएस चलता है। बैकएंड पे सबके लिए लैंग्वेज स्विफ्ट ही यूज़ होती है, जो कि एप्पल ने 2014 में 14 में लॉन्च की थी स्विफ्ट, और उसके बाद से अब मैक्सिमम पीपल जो है, बहुत से लोग जो हैं वो स्विफ्ट में मूव ऑन कर चुके हैं। इससे पहले जो है वो ऑब्जेक्टिव सी एक लैंग्वेज थी जिसपे इन सब ऐप्स की, सब डिवाइसेस की कोडिंग होती थी। अभी जो सा है हम एक्सकोड को देखेंगे। मैंने क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक किया है, उसके बाद मुझे ये मेरे सामने ये स्क्रीन आई है। तो बेसिकली मैं अभी जो सा है iOS के लिए एक ऐप बनाना चाहता हूँ। मैं यहाँ से iOS सेलेक्ट करूँगा, ऐप सेलेक्ट करूँगा, नेक्स्ट करूँगा। मुझे प्रोडक्ट का नेम बताना है आपका। तो सबसे पहले मैं एक प्रोडक्ट क्रिएट, अपने प्रोडक्ट का नाम लाइक हेलो वर्ल्ड, हमारा जो ट्रेडिशनल हेलो वर्ल्ड है इस पर चलेंगे। बाकी चीज़ें, हाँ, ये स्विफ्ट यूआई को आपको चेंज करना पड़ेगा। ये एक स्विफ्ट यूआई एक फ्रेमवर्क है, मैं आपको एट द एंड ऑफ द क्लास इसके बारे में बताऊंगा। ये एप्पल ने अभी रिसेंटली 2019 में, नहीं 2018 में, शायद 18 या 19 में लॉन्च किया है। एक कम्प्लीटली न्यू फ्रेमवर्क का डेक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग के ऊपर। शायद आप में से किसी को आइडिया हो, हम जो प्रोग्रामिंग करते हैं उसकी दो टाइप्स होती है, कंपैरेटिव प्रोग्रामिंग होती है और डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग होती है। बेसिकली इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग आपका वो जो सीक्वेंस वाइज एक कंपाइलर इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है, जबकि डिक्लेरेटिव, अगर आप लोगों ने शायद एआई पढ़ा हो या ना, उसमें जो है हम मोस्टली डिक्लेरेटिव यूज़ करते हैं। हम ऑब्जेक्ट्स को डिक्लेयर करते हैं और वो बिहेवियर बताते हैं। उसका स्टाइल थोड़ा डिफरेंट होता है। स्विफ्ट यूआई डिक्लेरेटिव है। इसके बजाय आपको सिलेक्ट करना है स्टोरी बोर्ड्स, और यहाँ पर आपने स्विफ्ट ही रहने देना है। तो टेस्ट को आप एक्सक्लूड कर सकते हैं, बाकी किसी को चेक करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अपने इसका नाम लिखें। हाँ, एक आपको जो सा है ऑर्गेनाइजेशन जो सी है वो आपको बतानी पड़ेगी। ऑर्गेनाइजेशन आप अपनी कंपनी का नाम या फिर अपना नाम दे सकते हैं फ़िलहाल। तो अगर आप नेक्स्ट करेंगे, ये आपसे स्टोरेज मांग रहा है, तो मैं इसको डेस्कटॉप पे स्टोर करता हूँ, क्रिएट करता हूँ, और ये मेरा जो सा प्रोजेक्ट जो सा क्रिएट हो जाता है। अभी मैं इसको क्रॉस करता हूँ, ये एक्स कोड सारा चल रहा है। अभी मैं इसको अगर क्रॉस करूँ तो ये मेरे पास हेलो वर्ल्ड जो है, इसको मिड में ले आता हूँ। ये ऐप मैंने क्रिएट किया। कभी भी मैंने इस ऐप पर आना हो, मैं हेलो वर्ल्ड पर आऊँगा, और ये एक्स कोड प्रोजेक्ट की फ़ाइल होती है जिसको आप रन करते हैं, तो डायरेक्टली एक्स कोड में ओपन होती है और डायरेक्टली आपको यहाँ पर लेकर आती है। आपकी ऐप जो सी होती है वो, आप इसको, कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूँ, यहाँ जो जिनकी आपको जिन चीज़ों की बार बार ज़रूरत पड़ेगी एक्स कोड में, वो ये है कि यहाँ से आप अपनी ऐप रन करेंगे, ये स्टॉप करेगा, फिर उसके बाद ये हेलो वर्ल्ड आपको दिखा रहा है कि ये हेलो वर्ल्ड चलेगा। और अपने किस डिवाइस पे सिमुलेटर्स हैं, बेसिकली हम एज अ स्टार्टर्स iOS डेवलपर्स जो है वो सिमुलेटर्स को यूज़ करते हैं मोस्टली। तो सिमुलेटर्स के थ्रू हम जो है वो किसी भी ऐप को जो है, लेट सपोज मैं आईफोन 8 करता हूँ तो आईफोन 8 पे चलेगी। हम अभी इसको चला के देखते हैं, बट पहले हम एक्स कोड को देख लें थोड़ा सा। बाकी ये जो सा है, क्रॉस करते हैं, हेलो वर्ल्ड पे क्लिक करते हैं।
अच्छा, ये मेरे पास इसका लेफ़्ट साइड वाला पैनल होता है, ठीक है, और ये मेरे पास इसका राइट साइड वाला पैनल होता है। मैं इनको क्लोज कर सकता हूँ और ओपन भी कर सकता हूँ। ये वाला जो मेरा बटन होता है ये बेसिकली मेरे स्प्लिट स्क्रीन को ओपन कर देता है। यहाँ से मैं दो स्क्रीन्स को साइड बाय साइड ओपन कर ले सकता हूँ। तो यहाँ से ये एक्सकोड की एक एनवायरनमेंट है और एक्सकोड की सारी फाइल्स ये हेलो वर्ल्ड वाले प्रोजेक्ट में मुझे मिलेंगी, जो सा मेरा ऐप होगी। फिर उसके साथ हमारे पास ये चीज़ें कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। ये फाइल नेविगेटर है, इसमें से और हमें हम थोड़ा ज़्यादा इसको फोकस नहीं करते, ओवरवेलमिंग हो जाएगा थोड़ा सा, लेकिन ये जो है ना बेसिकली इसको बहुत आपने इम्पोर्टेंट रखना है। ये जो सबसे लेफ्ट वाला आइकन है ना, ये हमारा फाइल नेविगेटर है। यहाँ से जितनी हमारे प्रोजेक्ट की फाइल्स होंगी ना वो सब की सब हम यहाँ से जो सा नेविगेट करेंगे। फिर हमारे पास राइट साइड वाला जो सा है वो स्क्रीन के हिसाब से ये अडॉप्ट करेगा और वो हम देखेंगे कि किस तरह अडॉप्ट करता है। तो अगर आप अपनी ऐप को इस टाइम रन करें आईफोन 8 पर, आईफोन 8 सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से और मैं इसको रन करता हूँ। ये बिल्ड का थोड़ा टाइम लेता है और ये आईफोन 8 मेरे पास लॉन्च हुआ और ये एक ब्लैंक ऐप चलना शुरू हो गया। ये ब्लैंक इस वजह से है क्योंकि हमने तो इसमें कुछ किया ही नहीं है ना। तो अगर मैं इसको एक सेकेंड, ये मेरे पास आईफोन 8 है तो इसका थोड़ा साइज़ रिड्यूस करते हैं। तो ये मेरे पास मेरी ब्लैंक ऐप जो सी है हेलो वर्ल्ड के नेम से वो चल चुकी है, स्टार्ट हो चुकी है। तो एक्स कोड की जो थी वो ये सारी कॉन्फ़िगरेशंस हैं, वो जो जब आप ऐप लॉन्च के प्रोसीजर तक जाते हैं या फिर कुछ आपको यूनिवर्सल इंफॉर्मेशन देनी है, जैसे मिनिमम iOS का सपोर्टेड वर्जन है और बाकी आप कुछ ऐप की सेटिंग्स हैं वो सब आप ना इस टारगेट के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो ये जनरल सेटिंग्स और ये सब कुछ ये सारी बार आपको मिलेगी। लेकिन आपको इसमें अभी फ़िलहाल के लिए डीप डाइव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने एक ऐप बनाई है हेलो वर्ल्ड, आपने हमेशा याद रखना है कि सबसे पहली जो चीज़ वो चलेगी वो आपका ये व्यू कंट्रोलर की फ़ाइल चलेगी। आ, हम इसको लेटर ऑन देखते हैं ये व्यू कंट्रोलर की फ़ाइल किस वजह से चलेगी। लेकिन आपने सबसे पहले जो चीज़ देखनी है ना वो ये देखनी है कि व्यू कंट्रोलर की फ़ाइल चलेगी। फिर उसके बाद ये यूआई किट एप्पल की जो सी है ना एक लाइब्रेरी है। इसका कोड हम लोगों से ऑब्वियसली हिडन होता है, एप्पल अपनी सब चीज़ों को हाइड ऑन रखता है, लेकिन उसने हमें बताया था यूआई किट एक लाइब्रेरी है और उसके अंदर उसके सब यूआई कंपोनेंट्स हैं जो एक ऐप बनाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ सकती है। ऑलमोस्ट सब हैं और जो नहीं है वो फिर हम खुद बना लेते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारे पास सिमुलेटर पे जो सी है ब्लैंक ऐप चली थी। अगर मैं अपनी ऐप को सिर्फ कोई बैकग्राउंड कलर देना चाहता हूँ ना, तो मैं लेट सपोज मैं अपने व्यू को, ये व्यू जो सा होता है हमारा स्क्रीन का व्यू होता है, अब व्यू कंट्रोलर है, इसको मैं अगर बैकग्राउंड कलर देता हूँ कोई डॉट रेड, तो मेरी जो ऐप है उसकी फर्स्ट स्क्रीन जो लॉन्च होगी वो रेड कलर की होगी। देखा। तो इस तरह से जो है आपने ये याद रखना कि व्यू कंट्रोलर की फ़ाइल चलेगी, आपने जो कोड का स्टार्ट करना है वो इस फाइल से स्टार्ट करना है। तो कमिंग बैक टू स्लाइड्स, ये एक्सपोर्ट की जो सी थी वो बेसिक एनवायरनमेंट थी और इसके बाद जो सा है एज एज अभी आपको हो सकता है बहुत ही ओवरवेलमिंग लगे और मुश्किल हो रही हो कुछ देखने में, पर जिस तरह आप इसको यूज़ करते रहेंगे तो आपको आइडिया होता रहेगा कि ये एक्सपोर्ट जो है इसकी फेमिलियरिटी बढ़ती रहेगी। इवन मुझे भी ये 6 मंथ्स हो गए हैं और हम लोग भी मतलब एक तरह से फुली एक्सप्लोर नहीं कर पाए इसको
इसकी कैपेबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा होती है फंक्शन। तो हम स्टार्ट करते हैं हेलो वर्ल्ड ऐप से। हेलो वर्ल्ड, मैं बेसिकली एक मोबाइल ऐप बनाना चाहता हूँ जिसके मिड में मैं एक हेलो वर्ल्ड का टेक्स्ट दिखाऊंगा। तो हम एक ऐप तो क्रिएट करेंगे, उसका तो प्रोसीजर आपने देखा ही है। और मैं इसके अंदर एक टेक्स्ट दिखाना चाहता हूँ, तो वो कैसे दिखाऊंगा। मैंने कहा था कि हम ये चीज़ याद रखेंगे कि व्यू कंट्रोलर की फ़ाइल जो सी है वो सबसे पहले चलेगी। तो व्यू कंट्रोलर की फ़ाइल किस लिए सबसे पहले चलती है? बेसिकली एक्सपोर्ट जब भी प्रोजेक्ट बनाता है तो वो मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के नेम से एक फ़ाइल बनाता है। मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के नेम से फ़ाइल बनाते हैं। ये लेफ़्ट वाला एक छोटा सा बटन है, ये हमें बस नेविगेटर है जिसको हम क्लोज़ कर सकते हैं। एक सेकेंड। तो मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के नेम से जो फाइल बनाता है, इसमें जो सा है हमारे पास स्क्रीन्स होती हैं। ये हमें दिखा रहा है कि ये हमारी स्क्रीन है, और ये इस एरो का मतलब ये है कि ये हमारी फर्स्ट स्क्रीन है। इस स्टोरी बोर्ड की ये हमारी फर्स्ट स्क्रीन है। जब ये वाला स्टोरी बोर्ड चलेगा तो ये वाली स्क्रीन लॉन्च होगी। इसको हम डिवाइस को चेंज कर सकते हैं, इस पर अपने मर्ज़ी से जिस हिसाब से व्यू हम देखना चाहें उस डिवाइस को बना सकते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर व्यू कंट्रोलर में थ्रू कोड किया था, लेट्स सपोज मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। हमें इस तरह मिली थी ये फाइल। हम मेन डॉट स्टोरी बोर्ड में आते हैं। इसका मतलब मेन डॉट स्टोरी बोर्ड हमेशा फर्स्टली लॉन्च होता है, इसकी कन्फिग्रेशन एक्सपोर्ट करता है खुद। फिर मैं यहाँ से इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो रेड करना चाहता हूँ। यहाँ से मैं साइड पैनल खोलूँगा। अब ये वाला साइड पैनल मैंने आपको कहा था डायनामिक है। जिस चीज़ को हम सिलेक्ट करते हैं उस हिसाब से ये अडॉप्ट करते रहते हैं। इसके आइकन्स देखें चेंज होती हैं इस तरह। तो जब हम किसी भी डॉट स्टोरी बोर्ड फाइल में होती हैं तो वो हमें क्या करता है कि एक जिस स्क्रीन के ऊपर टैप करते हैं उस स्क्रीन की हमें कुछ चीज़ें बताता है, जिसमें से कुछ चीज़ें आप फिल वक्त के लिए इम्पोर्टेंट है। ये है आइडेंटिटी इंस्पेक्टर, और दूसरी चीज़ है ये एट्रीब्यूट्स इंस्पेक्टर। ये बेसिकली क्या है एट्रीब्यूट्स इंस्पेक्टर के, इस स्क्रीन रिलेटेड जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं मैं वो इसके थ्रू कंट्रोल कर सकता हूँ। जैसे हमने वहाँ पर बैकग्राउंड कलर चेंज किया था, हम यहाँ से भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं ये कलर करता हूँ और स्टार्ट करता हूँ इसको। तो ये जो सा है हमारा ये वाला जो सा कलर उसने अडॉप्ट किया मेन डॉट स्टोरी बोर्ड में, पहली स्क्रीन पे यहाँ पर आया, और यहाँ पर आने के बाद इसको ये कलर मिला और इसने ये लॉन्च कर दिया। अभी वहाँ से हम देखें कि ये रेड रेड यहाँ से क्यों कर रहा था। वो इस वजह से कर रहा था कि ये जो हमारी फर्स्ट स्क्रीन है ना, ये हम बाय डिफ़ॉल्ट ऐप जो है ना व्यू कंट्रोलर के साथ लिंक करता है। अगर आपने इसके अंदर कोई कंपोनेंट्स वगैरह ऐड करने हो ना, तो आप यहाँ से प्लस का बटन दबाएंगे। ये एक्सपोर्ट के हमारे iOS के जो है ना कुछ बेसिक कंपोनेंट्स हैं जो कि हमारे पास एक कलेक्शन मिलती है हमें कुछ बेसिक कंपोनेंट्स की UI किट की तरफ से, जिनको हम इस किसी भी तरीके से अपनी ऐप में जो है इसमें स्टोरी बोर्ड में ऐड कर सकते हैं और उसके बाद डिस्प्ले कर सकते हैं। तो सपोज़ अभी मैं हेलो वर्ल्ड ऐप बनाना चाहता हूँ, तो इसका मैं अगर बैकग्राउंड कलर यहाँ से वापस इसको वाइट कर दूँ, ये डिफ़ॉल्ट कर दूँ, डिफ़ॉल्ट है ये क्लियर कर दूँ, वाइट कर दूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर आऊँ, यहाँ से अब मैं हेलो वर्ल्ड लिखना चाहता हूँ। तो जब आप इस प्लस बटन को दबाएंगे तो इस प्लस बटन में आपको यहाँ पर उसके कंपोनेंट्स मिलेंगे। होपफुली देखते साथ हमें आइडिया हो जाता है हमें एक लेबल चाहिए हेलो वर्ल्ड के लिए। उस लेबल को मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर लेकर आऊँगा, मिड में किया, अपना स्क्रीन पर दिखाऊँ, स्क्रीन पर क्लिक करूँगा तो राइट साइड के ये एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर जो है इसमें मुझे सारे स्क्रीन की प्रॉपर्टीज़ नज़र आएंगी। अगर मैं इसमें से लेबल को क्लिक करता हूँ, ये लेबल की प्रॉपर्टीज़ है। लेबल की प्रॉपर्टीज़ में हम देखें ये प्लेन टेक्स्ट है, तो अगर यहाँ पर हम कुछ और लिखें, जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो वो उसका नेम चेंज करके हेलो वर्ल्ड कर देगा। यहाँ से हम इसका साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं थोड़ा सा। अब ये मिड में आ गया।
यहाँ से हम इसकी अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं और बाकी चीज़ें डिफ़ॉल्ट लेबर कलर, यहाँ पर बैकग्राउंड कलर और टिंट कलर हमें मिलता है। बैकग्राउंड कलर हम स्विच लिंक कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम टिंट कलर से तो नहीं, लेकिन लेबल कलर से जो है इसका टेक्स्ट सेट होगा, हम इसे वाइट टेक्स्ट कर देते हैं। अभी मैं इसको जब रन करूँगा ना, यहाँ से अभी मेरी ऐप ऑलरेडी एक सिमुलेटर पे चल रही है जो मैंने चलाई थी, तो इसको मैं यहाँ से स्टॉप करूँगा और फिर मैं रन करूँगा। ये मेरे पास एक ऐप स्टार्ट हुई है जिसमें मैंने एक हेलो वर्ल्ड के नेम से एक टेक्स्ट रखा हुआ। एट लास्ट मतलब हम जो अगर स्लाइड्स की तरफ मूव ऑन करें ना, एक हेलो वर्ल्ड ऐप बनाने में आप मतलब इस तरह से सक्सेसफुल हो गए कि हेलो वर्ल्ड आपकी ऐप होगी कंप्लीट। और नेक्स्ट ऑन की मैंने एक लाइफ साइकिल रखी थी, एक इमेज है ये, आप मतलब अगर सर्च करें व्यू कंट्रोलर की आप प्रॉपर्टीज में जाएं तो फिर आपको थोड़ा एडवांस लेवल पे पता चलेगा। फ़िलहाल के लिए हम इसको मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट मैंने आप लोगों के लिए एक सोचा था कि अगर iOS में आप कोई ऐसी ऐप बनाना चाहते हैं, क्योंकि आजकल हम ऐप्स देखें कोई भी शायद ऐप ऐसी ना हो जिसपे यूज़र कोई एक्शन करे और उसके अगेंस्ट कोई रिस्पॉन्स ना मिले। ऑलमोस्ट ऑल ऐप्स में है। तो अब हेलो वर्ल्ड ऐप बना के तो कोई लॉन्च नहीं करेगा। इस वक्त मेरे पास एक सिमुलेटर है जिसमें मैंने एक सिर्फ हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। अभी मैं क्या चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक ऐप हो ऐसी जिसमें मैं कोई बटन को प्रेस करूँ और वो स्क्रीन पर कोई चीज़, कोई एक्शन को ट्रिगर करे। तो इस सेशन में हम लोग जो है ना 3 ऐप्स मैंने रखी थी आप लोगों के लिए कि एक मैं आपको हेलो वर्ल्ड बना के दिखाऊंगा, फिर मैं आपको एक ऐसी ऐप बनाऊंगा जिस पे एक एक्शन ट्रिगर करेंगे, और उसके बाद जो सी हम एक थोड़ी सी कम्प्लेक्स लिस्ट वाली साइड पे जाएंगे, वो भी अगर आप देखते हैं। अच्छा, जहाँ तक अब एक्शन वाली कोई चीज़ का ट्रिगर है तो मैं यहाँ से इसको करता हूँ क्लोज। अच्छा, इसको स्टॉप करूँगा, क्लोज करूँगा, तो मेरी ऐप भी क्लोज हो गई है। फिर मैं एक्स कोड को भी कुट कर देता हूँ। मैंने यहाँ से दोबारा स्टार्ट किया है, कुछ रीसेंट प्रोजेक्ट्स हैं, फिर से मैं क्रिएट अ न्यू, यहाँ से एक्स कोड क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट करता हूँ। iOS में आता हूँ, ऐप सेलेक्ट करता हूँ, ऐप के बाद मैं करता हूँ टच टू चेंज, जस्ट एक नेम रखता हूँ रैंडम सा, और एक मैं ऐप क्रिएट करता हूँ। उसने एक मुझे बेसिक सीन की तरफ मूव ऑन किया जहाँ पर मैं अपनी ऐप के साथ देखूँगा तो क्या होता है। यहाँ से मैं आऊँगा स्टोरी बोर्ड में। स्टोरी बोर्ड पर ये मेरे पास बेसिक जो है वो सिमुलेटर है। यहाँ से लेफ्ट साइड ओपन करके मैं स्क्रीन पर आता हूँ। अब मुझे यहाँ पर कोई भी एक्शन ट्रिगर करने के लिए ना कोई चीज़ रिक्वायर्ड होगी। लेट्स सपोज कोई हम देखते हैं इस लाइब्रेरी में हमें क्या मिल सकता है। हमें यहाँ पर ये जितनी चीज़ें मिलती हैं इसमें से कुछ चीज़ें जैसे बटन हो गया, स्लाइडर, स्विच हो गया, और ये चीज़ें जो सी हमारे पास स्टेपर हो गया, ये चीज़ें हमारे पास जो सी हैं यूज़र से इंटरेक्ट करती हैं। लाइक आप इनके ऊपर कुछ क्लिक करो तो ये आपका यूज़र जो है इसके ऊपर क्लिक करे तो कोई ना कोई इवेंट ट्रिगर होता है, फिर उस इवेंट को आप हैंडल करते हो कैसे वो उसके रिजल्ट में क्या होगा। लेट्स सपोज मैं कोई बटन लेकर आता हूँ, यहाँ पर रखता हूँ। बटन तो चले मैं ले आया, लेकिन उसकी बेस पर मैं हैंडल क्या करूँगा। मैं यहाँ पर इस बटन को इधर रखता हूँ
और बटन का मैं लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि मेरी ये जो स्क्रीन है ना, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए जब मैं इस बटन के ऊपर टैप करूँ। तो मैं इसका टेक्स्ट रखता हूँ चेंज बैकग्राउंड, फिर मैं इसका टेक्स्ट कलर जो सा है वो वाइट करता हूँ, उसका बैकग्राउंड कलर में कुछ रेड करता हूँ, इस बटन का साइज इंक्रीज करके। अब ये मैंने एक जस्ट एक बटन क्रिएट किया है। इस बटन को अगर मैं आईफोन 8 पे चलाऊँ तो ये मेरे पास जो सा है वो बटन तो शो है। ये बेसिकली आपको बॉटम राइट पे इस वजह से शो हो रहा है कि आप इसको आईफोन 11 पे क्रिएट कर रहे हैं और उसने आईफोन 11 के हिसाब से रीसाइजिंग किया। या आईफोन SE ये 8 प्लस, ये बेसिकली आपके पास आईफोन 8 का साइज़ है। शायद मतलब मुझे थोड़ा सा एक चांस मिल जाए, मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि ये अगर आप इस बटन को हर स्क्रीन के हिसाब से रिस्पॉन्सिव बनाना चाहते हैं कि हर स्क्रीन के हिसाब से मिड में हो, तो वो उसके बारे में मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर पाऊँ, लेकिन फ़िलहाल हम थोड़ा बेसिक से देखेंगे। तो अभी मैंने अब इसको मैं दोबारा रन करूँगा, ये आईफोन 8 का मैंने वो ऑन करके, अब ये मिड में आ गया। अभी इसके ऊपर मैं टैप तो करूँगा, ये बटन तो टैपेबल है लेकिन इसकी बेस पे एक्शन कोई ट्रिगर नहीं हो रहा। अब मेरे पास जो बैकग्राउंड कलर है वो वाइट है, तो मैं क्या कहता हूँ कि इस बटन के ऊपर मैं बैकग्राउंड कलर जो सा वो येलो करना चाहता हूँ। तो इसको मैं किस तरह स्टार्ट करूँगा कि स्टोरी बोर्ड हमें पता है ये लिंक है ऑलरेडी व्यू कंट्रोलर के साथ। हमें क्या करना पड़ेगा, एक इसका साइड बाय साइड जो सा है, या ये ओपन करेंगे, हमें एक साइड पे ओपन करना पड़ेगा व्यू कंट्रोलर और दूसरी साइड पर एक स्क्रीन ओपन करनी पड़ेगी। इस बात का ख़ास तौर पर ख्याल रखना है, ये तो मैं क्या करना है इसको क्लोज करता हूँ। तो इस बात का ख़ास तौर पे ख्याल रखना है कि मेन स्टोरी बोर्ड से आप जिस भी स्क्रीन पर हो उससे रिलेटेड फाइल आपकी यहाँ पर खुली हो तो ही ये चीज़ चलेगी, नहीं तो वरना आपकी ऐप जो उनसे वो क्रैश करेगी। तो यहाँ से हम अगर इसको देखें तो वेरीफाई हम कर सकते हैं कि व्यू कंट्रोलर के साथ लिंक्ड है इस क्लास के साथ, और ये क्लास ये है। व्यू डॉट लोड बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा क्लास में इसलिए पड़ा होता है क्योंकि जब भी आपकी ऐप, आपकी कोई भी स्क्रीन, अब ये मेरे पास क्लास है व्यू कंट्रोलर के साथ लिंक्ड है, कोई भी स्क्रीन स्टार्ट होती है तो एक ये फंक्शन होता है इसका बाय डिफ़ॉल्ट व्यू डॉट लोड, जो कि हमेशा रन होता है। लेट्स सपोज मैं कोई एक्शन ट्रिगर करना चाहता हूँ इस बटन की बेस पे, तो मैं क्या करूँगा, एक कंट्रोल ड्रैग एक लाइन लेकर आऊँगा यहाँ पर। अपने मैक पे कमांड के साथ ऑल्ट और कंट्रोल का बटन होगा, और उसको मैं आपको दोबारा करके दिखाता हूँ। कंट्रोल प्रेस करके इस बटन के ऊपर आऊँगा, यहाँ से ड्रैगिंग स्टार्ट करूँगा इस जगह पर। यहाँ पर आया तो मुझे ये एक पॉपअप नज़र आ गया। पॉपअप मुझे क्या कहता है कि मैं ये चीज़ें बना सकता हूँ और आउटलेट बना सकता हूँ, एक्शन बना सकता हूँ। आउटलेट एक्शन हम दोनों चीज़ें देखेंगे कि क्या चीज़ें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक एक्शन बनाता हूँ और ऑब्जेक्ट यही होगा। अब डिड टैप चेंज बैकग्राउंड टाइप, मैं इसको क्योंकि बटन है तो इसको बटन सेट कर देता हूँ। इवन टच अप इनसाइड के मैं इसके बटन के अंदर बाउंड्रीज में जिस जगह भी टैप करूँगा तो ये ट्रिगर होगा। आर्गुमेंट सेंडर, और ये मैंने कनेक्ट कर दिया।
ये जो सर्कल है इसके दरमियान में जो फील्ड सर्कल है, इसका मतलब है ये ऑलरेडी किसी ना किसी चीज़ से कनेक्टेड है। तो अभी मेरे पास कौन सा ये कोड आ गया। अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ सिर्फ माई बटन इज़ बीइंग टैप्ड, और मैं जो सा यहाँ से स्टॉप करके अपनी एप्लीकेशन रन करता हूँ, अब मैं देखता हूँ कि जैसे ही मैं इस बटन को टैप करूँगा मेरे पास कंसोल में क्या प्रिंट होगा। ये मेरे पास कंसोल है जो बॉटम से अपीयर होता है जब सिर्फ आपकी ऐप रन हो रही होती है। मैं इसका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लूँ। अच्छा, ये मेरे पास सिमुलेटर है। हाँ, साइड बाय साइड हम देखते हैं। जैसे ही मैं जितनी दफ़ा इसको दबाता रहूँगा वो प्रिंट करता रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि मैंने इस बटन को सक्सेसफुली इसके साथ कनेक्ट कर दिया, और अब मैं जब भी बटन दबाऊंगा तो ये फंक्शन कॉल होगा। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि इस वाली स्क्रीन को, स्टोरी बोर्ड वाली को क्लोज़ कर सकता हूँ। मुझे पता है कि मैं बटन दबाऊंगा तो ये चीज़, ये वाला फंक्शन रन होगा। तो अब मैं इस बटन के एक्शन पे, जैसा कि हमने डिसाइड किया था, इसका बैकग्राउंड कलर को मैं करना चाहता हूँ। अब यूआई किट के अंदर एक चीज़ होती है यूआई कलर, जो कि हमें सिर्फ कलर रिटर्न करता है कि कुछ बिल्डिंग कलर है, मैं येलो कलर सेलेक्ट करता हूँ। तो अब जब भी मैं इस बटन को टैप करूँगा मेरे व्यू बेसिकली इस स्क्रीन का पूरा व्यू होता है। आपको याद होगा मैंने अभी यहाँ से इस चीज़ को क्लोज़ किया था। अगर हम इसको सेलेक्ट करें ना, ये हमारा व्यू कंट्रोलर है, ये हमारी पूरी स्क्रीन है, और उसके अंदर ये व्यू होता है जो कि हमारा पेरेंट व्यू होता है। इसके अंदर सब कुछ आता है, जो भी चीज़ हम बटन्स वगैरह, ये हमारा बटन है, जो कुछ भी हम ड्रैग करेंगे इस हायरार्की के अंदर आएगा। अभी मैंने इसको येलो किया तो लेट्स सी कि क्या होता है। देखें, मैं जैसे ही टैप करूँगा तो इसका बैकग्राउंड कलर येलो हो गया। एक तो टाइप ऑफ एक्शन ये है जो अभी हमने ये परफॉर्म किया है, जिस तरह भी ये येलो होगा। अभी हम दोबारा इसको टैप करेंगे तो वो येलो ही गया, तो येलो ही रहेगा। अभी मैं क्या चाहता हूँ कि एक मैं यहाँ पर इमेज रखता हूँ। मैं कहता हूँ कि यहाँ पर मुझे इमेज रखनी है, और मैं बटन को टैप करूँ तो उस इमेज चेंज होकर कोई नई इमेज आ जाए। तो हम देखते हैं कि अगर हम बटन को यहाँ नीचे ले जाएँ, यहाँ से हम प्लस एक्स कोड iOS हमें क्या क्या चीज़ें देता है। ये एक इमेज व्यू मुझे नज़र आ रहा है, और हमें जो से ये इमेज व्यू ही चाहिए। एक इमेज व्यू हम लेकर आएंगे यहाँ पर। ये हो गया मेरा इमेज। अब जब बाय डिफ़ॉल्ट हम इसकी एट्रीब्यूट्स इंस्पेक्टर में आते हैं, यहाँ पर मुझे इमेज में खाली नज़र आ रहा है, इसी वजह से ये एम्प्टी है। अगर मैं यहाँ से कुछ सिलेक्ट करता हूँ तो ये तो एक iOS के कुछ डिफ़ॉल्ट इमेजेस आइकन्स हैं, जो कि होपफुली किसी को सिलेक्ट करूँगा वो इस इमेज व्यू में शो होने लग जाएगा। बट लेट्स से मैं कोई अपना इमेज शो करवाना चाहता हूँ, मैं उसे डिफ़ॉल्ट नहीं यूज़ करना चाहता। तो मैं क्या करूँगा कि कोई डमी इमेजेस, एक सेकंड में चेक कर लेगा। ठीक है, मेरे पास कुछ इमेजेस पड़े हैं। ये दो इमेजेस मैं डेस्कटॉप पे रखता हूँ सबसे पहले, और अपने प्रोजेक्ट में आता हूँ जिसमें हम ये इमेज सेट कर रहे थे। अब मैंने अपने प्रोजेक्ट में जब भी कुछ ऐड करना है ना, तो मुझे उसके फाइल्स इंस्पेक्टर में ऐड करना पड़ेगा। वहाँ पर मैं किस तरह ऐड करूँगा, ख़ास तौर पे इमेजेस जब ऐड करनी है, मैं एसेट्स में आऊँगा कि मेरे पास इस ऐप के एसेट्स के हैं। एसेट्स में मेरे पास अभी एम्प्टी आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा। यहाँ से जब मैं प्लस दबाऊँगा तो
जैसे इंपोर्ट की ऑप्शन देती है मुझे। इंपोर्ट करने के बाद मैं यहाँ से डेस्कटॉप जब सेलेक्ट करूँगा कि ये दो इमेजेस मैंने जो सा है वो रखे थे, इन दोनों को इकट्ठे मैं सेलेक्ट करता हूँ कमांड होल्ड करके और ओपन किया तो फर्स्ट और फिफ्थ जो सा है ये मुझे इमेजेस मेरी इसमें प्रोजेक्ट में आ गया, कमांड है इसलिए सेव हो गया। फिर व्यू कंट्रोलर और हम स्टोरी बोर्ड में जब आते हैं तो हम देखते हैं ये हमने सेट किया था iOS के डिफ़ॉल्ट। अब मैं जब इस इमेज को सिलेक्ट करता हूँ तो मुझे यहाँ पर ये मेरे और मुझे शो हो रहे हैं जो मैंने अपने एसेट्स में पुट किए हैं। तो अगर मैं ये कर दूँगा तो फर्स्ट होगा, ये फिर से होगा। अब मुझे क्या काम करना है कि अब इस बटन के टैब के ऊपर मुझे इस इमेज को ये फर्स्ट इमेज से चेंज करके फिफ्थ सेट करना। तो वो किस तरह से हम लेकर चलेंगे कि हम फर्स्ट को पहले सेट कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको रन करके देखते हैं कि हमारी ऐप में किस तरह चले। ये हमारे पास फर्स्ट चल रहा है लेकिन इस टाइम बैकग्राउंड पे वो येलो वाला लगा हुआ है तो वही ट्रिगर हो रहा है इस टाइम। अब हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक वही अपनी व्यू कंट्रोल वाली फाइल ऐड करनी पड़ेगी, ओपन करनी पड़ेगी। जब मेरे पास ये ओपन हो गया तो यहाँ पर देखूँगा अभी मैं इमेज है। अब क्योंकि इमेज भी मेरे उसी व्यू कंट्रोलर के अंदर है तो मुझे व्यू कंट्रोलर की फाइल ही चाहिए। मैं कंट्रोल ड्रैग अब बटन से नहीं इमेज से करता हूँ और यहाँ पर मैं अगर ड्रैग करके लेकर आता हूँ तो ये अब मुझे आउटलेट की बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन दे रहा है। ये एक्शन की ऑप्शन नहीं दे रहा क्योंकि इमेज के पर तो इमेज बेसिकली आपका इंटरेक्टिव व्यू नहीं होता। इमेज को आप सिर्फ देख सकते हैं, इंटरेक्ट आप किसी ना किसी बटन के साथ ही करेंगे। तो उसके लिए इन केसेस में जिन चीज़ों के साथ इंटरेक्शन नहीं होती या इवेंट ट्रिगर नहीं होते उसको बेसिकली हम आउटलेट कहते हैं। आउटलेट बेसिकली आप एक रेफरेंस की तरह ले सकते हैं जो कि एक रेफ़र करेगा। यहाँ पर मैं इसका नाम लिखता हूँ का इमेज व्यू और ये कार इमेज व्यू के नेम से एक वेरिएबल क्रिएट हो गया जो कि अगर मैं इसका साइज छोटा कर दूँ जो कि मुझे इमेज व्यू को रेफर कर रहा है। इस कार इमेज व्यू की अपना इस येलो वाले कोड को रिमूव करता हूँ। यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि जैसे ही ये बटन टैप हो कार इमेज व्यू, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है डॉट इमेज। ये एक पूरा इमेज व्यू है, इसकी एक प्रॉपर्टी है इमेज। मैं कहता हूँ कि इसकी इमेज के अंदर हमने कौन इमेज सेट की थी, फर्स्ट वाली, और अब हम कहते हैं कि इसमें फिफ्थ वाली हो जाए। अब इमेज को मुझे मैं किस तरह लेकर आऊँगा, यहाँ पर ये फिर से UI किट यूज़ करनी पड़ेगी। UI इमेज इमेज में यहाँ पर एक इसका ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट के साथ तो हम सेट कर सकते हैं, लेकिन एक इसका कंस्ट्रक्टर होता है जिसमें आता है नेम। नेम्ड में मेरे पास क्या होगा, यहाँ पर आपने ध्यान रखना है आपकी स्ट्रिंग जो है ना एग्जैक्टली उसके नेम से मैच करनी चाहिए, फिर तभी इमेज शो होगी। इसके साथ मेरा नेम आ रहा है FIFTH फिफ्थ, हमें ये फिफ्थ करना है। अब जब मैं इसको रन करूँगा ना चेंज बैकग्राउंड पे अब मैं जैसे ही टाइप करूँगा तो ये इसकी इमेज चेंज होगी। अब ये हमारी ऐप जो है बेसिकली यूज़र के साथ इंटरेक्ट कर रही है और उसके एक्शंस को जो है वो ट्रिगर, जैसे यूज़र कोई बटन दबाता है तो वो कुछ ना कुछ स्क्रीन के ऊपर एक्शन परफॉर्म करती है। तो ये हमारी थी इंटरेक्शन वाली लैब ऐप। थर्ड और लास्ट हमारे पास एक लिस्ट है, बट लिस्ट के लिए जो सा है कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको देखने पड़ेंगे। इस वक्त मुझे
सर ने कहा था कि iOS की जनरल इंफॉर्मेशन बतानी है। मैं मतलब सोच रहा था कि आप लोगों के इसमें इंक्लूड सेशन में इंक्लूड करूँ इस चीज़ को या नहीं, बट समहाउ मैंने स्लाइड इंक्लूड कर दी। बट मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ओवरवेलमिंग हो जाएगा एकदम से, लिस्ट को कैसे हम हैंडल करेंगे, चलाएंगे। तो फिर भी हम एक चीज़ देखते हैं जो कि हमें हमारे मतलब iOS डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। अगर अभी मैंने इसको गलती से यहाँ से डिलीट कर दिया ना, बैक स्पेस दबा दिया, तो हमारा ये जो आउटलेट है ये ब्लैंक हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये भी किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है। और यहाँ पर जब हम अब अपने ऐप्स को दबाएंगे, तो बटन दबाएंगे, तो हमारी ऐप क्रैश कर जाएगी। वो इस वजह से क्योंकि इसके अंदर ये कुछ है ही नहीं, पड़ा ही नहीं। लास्टली अगर हम इसको डिलीट कर रहे हैं तो हमें इसके साथ साथ इसका ये आउटलेट भी डिलीट करना है। और यहाँ पर ये एरर देगा एक्सपोर्ट इस तरह से, तो हमें इस एरर को भी जो सा है वो इस लाइन को भी डिलीट करना पड़ेगा ताकि हमें एरर ना मिले। अब मैं इस बटन को भी डिलीट करता हूँ, यहाँ पर ये भी होता है। फिर मैं यहाँ पर थर्ड और लास्ट जो सी ऐप था वो मैं इसी प्रोजेक्ट में, बजाय नया प्रोजेक्ट बनाने के, इसी में मैं आपको एक लिस्ट बना के दिखाता हूँ कि एक लिस्ट हम कैसे बनेगी। हमें लिस्ट की अक्सर कार्ड ऐप्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। पहले हम इसको क्लिक करेंगे, प्लस दबाएंगे, इसमें हमारी जो लिस्ट होती है ना, जिस तरह हम यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं टेबल व्यू। टेबल व्यू बेसिकली एक तरह से हमारी लिस्ट रिप्रेजेंट करता है। ये टेबल व्यू है। अभी मैं इसका साइज इंक्रीज करता हूँ। कुछ चीज़ें हैं जो आपको कॉन्सेप्ट्स हैं वो देखने होंगे। एक आया उसका कॉन्सेप्ट है प्रोटोकॉल्स एंड डेलीगेट्स का। प्रोटोकॉल्स एंड डेलीगेट्स उनसे हैं वो बेसिकली हमारे जो ना क्लासेस के दरमियान कम्युनिकेट करते हैं। अब ये टेबल व्यू है। टेबल व्यू के अंदर लिस्ट दिखाने के लिए सबसे पहले मुझे टेबल व्यू का रेफरेंस चाहिए होगा, माय टेबल व्यू। अच्छा, इस टेबल व्यू को मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ ताकि हम थोड़ा सा इसको डिफ्रेंशिएट कर सकें। टेबल व्यू पर क्लिक करूँगा तो क्लियर कलर है, यहाँ से सिस्टम येलो अगर कलर में दे दूँ, ये बैकग्राउंड कलर येलो होगा। अगर मैं ऐप को अपनी रन करूँ, ये मेरे पास एक एम्प्टी लिस्ट हो रही है जिसको मैं स्क्रॉल कर सकता हूँ। अब इसमें अगर डेटा लेकर आना है तो मैंने सबसे पहले इसका एक आउटलेट बनाया और अब डू एनी डिस्टेंस इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पर हम देखते हैं क्या करना पड़ेगा। अगर लिस्ट शो करनी है तो सबसे पहले तो कुछ चीज़ें हैं, माय टेबल व्यू डॉट डेलीगेट टू सेल्फ। और मुझे पता है कभी किसी को समझ नहीं आ रहा होगा, डेटा सोर्स का सेल्फ सेट करूँगा। तो मैं भी आपको शॉर्टली बताता हूँ कि ये है क्या चीज़। बेसिकली टेबल व्यू जो है ना, हर चीज़ जो है ना एक बेसिकली क्लास होती है। ये क्लास का नाम है, ये टेबल व्यू की एक क्लास है। अब ये क्लास के ना कुछ कम्युनिकेशन पैटर्न्स हैं। ये क्लास को इस टेबल व्यू के अंदर डेटा लेकर आने के लिए उस डेटा का सोर्स चाहिए और उसको डेटा कहाँ से मिलेगा वो चाहिए। तो ये एक्स कोड एरर इसलिए दे रहा है कि मैंने भी इसकी जो सी ये क्लासेस है कंफर्म नहीं किया। यहाँ पर मैं टेबल व्यू डेलीगेट टेबल व्यू डेटा सोर्स से जैसे ही कंफर्म करूँगा मेरे पास ये वाले एरर्स तो चले जाएंगे, एक नया एरर आएगा। ये वाला एरर ये कहेगा कि
माय टेबल व्यू जो सा है, अगर आप इसको फिक्स करते हैं यहाँ से, तो ये आपको दो मेथड्स जो से ना वो बिल्ड इन दे देता है टेबल व्यू के। ये वो वाले टेबल व्यू के मेथड्स हैं जो कि टेबल व्यू को मस्ट रिक्वायर्ड होते हैं अपना डेटा दिखाने के लिए। अब एक चीज़ है, अभी नंबर ऑफ रोज अगर ये मांगते हैं, मैं लेट सपोज रिटर्न इसको 10 कहता हूँ, मैं इसको कहता हूँ 10 रिटर्न कर दे, और ये टेबल व्यू सेल, इसको इस मेथड को सेल चाहिए। तो सेल अगर मैं क्रिएट करूँ, लेट सेल इज इक्वल टू यू आई टेबल व्यू सेल, ये जो एक तरीका है सेल क्रिएट करने का, ये मतलब इस तरह कभी भी नहीं करते होते, लेकिन फॉर द सेक के मैं इसको सिंपल रख सकूं, मुझे पता है अभी भी ये सिंपल नहीं है इतना, तो मुझे इसको इसी तरह करना पड़ रहा है फिलहाल। रिटर्न सेल, अच्छा इसका मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ सेल डॉट, ताकि थोड़ा हम डिफ्रेंशिएट कर सकें, ग्रीन। अगर मैं इसको यहाँ से रन करूँगा, देखते हैं हमारी ऐप क्या करती है। हमारी ऐप ने यह 10 जोन से ग्रीन सेल्स बना ली हैं, ये 1 से लेकर सारे 10 तक जोन से एक लिस्ट में डिस्प्ले हो रहे हैं। तो पर इस तरह से जोन से ना ये मेथड आप लोगों ने कभी भी नहीं लिखना होगा। अगर आपने एक लिस्ट शो करनी है तो आपने कुछ स्टेप्स हमेशा रखने हैं कि टेबल व्यू का आपने आउटलेट बनाया, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, उसका डेलीगेट और डेटा सोर्स सेल्फ किया। थर्ड थिंग, अपनी क्लास के अंदर जो है उसको कंफर्म किया। ये बेसिकली स्विफ्ट का सिंटैक्स है। इनहेरिटेंस हमने जो ऊपर में पढ़ी थी, इनहेरिटेंस में क्या होता है कि आप कोई जब क्लास डिक्लेयर करते हैं, माय क्लास, तो ये सुपर क्लास बेसिकली जो सी होती है कि वो आपको कहता है कि अगर आपने किसी क्लास से इनहेरिट करना है तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। हमने हमारा व्यू कंट्रोलर जो सा होता है वो यूआई व्यू कंट्रोलर से इनहेरिट कर रहा होता है। तो ये इनहेरिटेंस सिर्फ जो है सिर्फ सिंगल क्लास की अलाउ करता है, सिंगल से ज़्यादा आप इनहेरिट नहीं कर सकते। अभी मैं इस क्लास को लेट सपोज इनहेरिट नहीं करता, या फिर इनहेरिट करता हूँ, मैं व्यू कंट्रोलर से इसको इनहेरिट कर लेता हूँ। तो ये माई क्लास जो है ना व्यू कंट्रोलर की क्लास व्यू कंट्रोलर से इनहेरिट हो जाएगी, और इसके बाद मैं कुछ भी लिखूँगा ना, टेबल व्यू या फिर टेबल व्यू डेलीगेट या फिर कुछ भी और क्लास, तो इसको कहते हैं कन्फॉर्मेंस। कन्फॉर्मेंस बेसिकली होती है कि प्रोटोकॉल्स के साथ होती है। बेसिकली कन्फॉर्मेंस लिंक प्रोटोकॉल, हमारे पास एक सिंटैक्स है स्विफ्ट का जो कि हम इस तरह डिफाइन करते हैं, माय न्यू प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल में कुछ रूल्स होती हैं, इसमें आप फंक्शन लिखते हो, डू समथिंग, आप उसकी डेफिनेशन लिखते हो, डेफिनेशन पर उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं लिखते हो। आप लोगों ने ओप में पढ़ा होगा डेफिनेशन और फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन में मेथड की क्या फ़र्क होता है। तो बहरहाल ये इस तरह से फिर आप इस माय न्यू प्रोटोकॉल को इससे कंफर्म कर सकते हो। अब आपको ये एरर देगा जो कि आप इसको फिक्स करोगे तो ये डू समथिंग इसमें ऑटोमेटिकली इंपोर्ट कर लेगा। ये कुछ प्रोटोकॉल और डेलीगेशन का कॉन्सेप्ट है जो थोड़ा सा एडवांस है, बट इस तरह करके जो है ना आप कर सकते हो। बेसिकली सेल के साथ ना एक डिफ़ॉल्ट जो है ना टाइटल लेबल होता है इसका, ये टेक्स्ट लेबल होता है, और जिसका आप टेक्स्ट सेट कर सकते हो इज इक्वल टू माय फर्स्ट लिस्ट। आप इसका बैकग्राउंड बेशक सेट चले वो रहने दें, इसको स्टॉप करके रन करें। हम देखते हैं कि यह हर किसी का टाइटल लेबल सेट कर रहा है और इस तरह से उसने एक लिस्ट क्रिएट कर दिया। हम इसकी कस्टमाइजेशंस कर सकते हैं इन फ्यूचर। हम इसको किसी भी तरीके से डिज़ाइनर ने हमें दिया है तो वो हम जो है इसको फर्दर जो है बहुत तरीके कस्टमाइज़ करने के, बट बेसिकली अभी ये बेसिक्स आपको बताना मकसद था। तो
ये कॉन्सेप्ट थे प्रोटोकॉल डेलीगेट का, तो ये ज़रूरी था, तो ये इसके लिए था। एट द एंड जब आप ऐप बना लेते हैं तो उसके बाद ऐप की लॉन्च की बारी आती है। लॉन्च करने के लिए आपको वही जिस तरह मैंने आपको बताया था, डेवलपर अकाउंट लेना पड़ता है। फिर उसके बाद मैंने खुद भी अभी तक कोई ऐप इस टाइम तक लॉन्च नहीं की, 6 to 7 मंथ्स हो गए मुझे डेवलपमेंट में। और उसके बाद फिर आप ऐप को सबमिट करते हो, उसका प्रोसीजर सारा फॉलो करते हो, फिर ऐप स्टोर कनेक्ट होता है, आप यहाँ पर सबमिट कर देते हो आप, फिर एप्पल खुद रिव्यू करते हैं आपकी ऐप को, आप उसके स्क्रीनशॉट्स बनाते हो, वो भी अपलोड करते हो। जब वो रिव्यू हो जाती है तो एक्सकोड जो उनसे वो तो आप अपनी ऐप को जब सबमिट कर देते हो, सबमिट के बाद वो रिव्यू सक्सेसफुल हो जाता है, फिर आपकी ऐप जो सी है एप्पल के ऐप स्टोर पे लाइव हो जाती है। दैट इज़ इट आई गेस फॉर टुडे के बेसिक्स इस तरह से आप iOS की ऐप इस तरह बनाते हो। अब एक मैंने लास्टली एक था क्वेश्चन आंसर्स का सेशन रखा था कि अभी तो टाइम थोड़ा कम ही बचा है, तो मेरा इरादा था 15-20 मिनट के आधे घंटे का सेशन हो। इसमें आप जो सा है आप लोगों से कोई भी इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो या फिर iOS डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो वो आप बारी बारी मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू। हेलो। हेलो सर। ये मेरा नंबर नहीं है न्यूक्लियर फैमिली में, मुझे सेंड कर सकते हो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी जाज। मेरा ये क्वेश्चन था कि iOS ये जो इसकी लैंग्वेज है जी जी। iOS स्विफ्ट जो है इसमें और जावा में कितना फ़र्क है, मतलब कितना डिफरेंस है? बेसिकली इजाज़ जो सा होता है ना प्रोग्रामिंग, वो बेसिकली सेम होती है, कॉन्सेप्ट्स वही होती हैं, लूप सेम होते हैं, कंडीशन सेम होती है। जहाँ जो हमारा फ़र्क होता है ना वो लैंग्वेज के सिंटैक्स में आता है। अब मैंने यहाँ पर एक फंक्शन डिक्लेयर किया है, आपके सामने ये एक फंक्शन मैंने डिक्लेयर किया, कुछ भी मैं कुछ अपना फंक्शन भी लिख सकता हूँ, func न्यू फंक्शन, ये स्विफ्ट का सिंटैक्स है। अब जावा का सिंटैक्स इससे डिफरेंट होगा। ऊप तो बेसिकली वही होगी। मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आपने कुछ भी सीखना है आप सब कुछ सीख सकते हो, लेकिन आपको अपनी ऊप और डेटा स्ट्रक्चर्स पे ख़ास तौर पे बहुत अच्छी ग्रिप चाहिए होगी। नहीं वो सर अक्सर लैंग्वेजेस में होती है, कुछ लिमिटेशन भी होती है ना कि उसमें ये नहीं हो सकता या इस तरह जैसे। अच्छा, आप लोगों ने ऊप C++ में पढ़ी होगी। जी जी, C++ में ही पढ़ी है। हाँ जी, तो लैंग्वेज लिमिटेशंस इस तरह से आती हैं कि C++ जब आप कर रहे होगे तो आपने देखा होगा कि उसमें पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। और पॉइंटर्स क्या होते हैं कि हमारे जो हैं मेमोरी के रेफरेंसेस होते हैं, और आपको बहुत लो लेवल तक वो कंट्रोल देती है C++ कि आप इवन मेमोरी के रेफरेंसेस के साथ खेल सकें, उसके अंदर आप डेटा चेंज कर सकें। बट स्विफ्ट जो सी है वो आपको मेमोरी के रेफरेंसेस तक लिमिटेशंस बहुत थोड़ी देती है C++ के मुकाबले में। ऐसे मतलब मुझे अभी तक शायद ही कोई किसी दिन शायद ज़रूरत पड़ी हो रेफरेंस की, लेकिन मुझे बाय डायरेक्टली जो है ना उसने डिफ़ाइन किया हुआ है कि क्लास जो सी है वो रेफरेंस होगी, स्ट्रक्ट जो सा होगा मेरा वो वैल्यू होगा। तो इस तरह की लिमिटेशंस हैं। अब
स्विफ्ट जो सी है मुझे लिमिट कर रही है कि मैं रेफरेंसेस को ना यूज़ कर सकूं, सी प्लस प्लस जो मुझे लिमिट नहीं कर रही, सी प्लस प्लस मुझे ज़्यादा कंट्रोल दे रही है। तो ये डिफरेंसेस होते हैं, लैंग्वेजेस की इस तरह की लिमिटेशंस होती हैं। बाकी अगर किसी लैंग्वेज ने आपको लिमिट भी किया है लेकिन वो कोई आपको काम करने से लिमिट नहीं करती, अगर उसने किसी चीज़ से लिमिट किया लाइक रेफरेंसेस को एक्सेस करने से, वो आपको सम अदर वे लाजमी देती है कि आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं, मतलब उसका ऑल्टरनेटिव लाजमी देती है। तो बेसिकली आपके पास सब ऑप्शंस होती हैं। सही हो गया फिर। बाकी मतलब इजीली शिफ्ट कर सकता है बंदा, मतलब अगर जावा सीखी हो तो सिर्फ भी कर ही हाँ सकते हैं। हाँ एग्जैक्टली आपको सिंटैक्स सीखना होता है। आप एक दफ़ा अपनी ऊप पे ग्रिप रखें, फिर उसके बाद अगर आपने जावा भी सीखी है तो आप स्विफ्ट में थोड़ा सिंटैक्स सीखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके बाद आप जो है नो हाउ हो जाएगी आपको और आप इजीली जो है कर सकेंगे उसको। सही। सर खालिद आप यहाँ पर हैं अभी? अच्छा, आप लोगों में से जो ऑनलाइन है तो क्लास किस तरह ये ख़त्म करने का यही प्रोसीजर है? अभी सब बारी बारी लीव कर देंगे? खुद भी मैं लीव करूँ क्योंकि इस टाइम मुझे लग रहा है सर खालिद भी अवेलेबल नहीं है। तो बस ठीक है सर, ऐसे ही लीव खत्म करते हैं क्लास के, सर बोल देते हैं ओके फिर वो। अच्छा अच्छा, तो सर अच्छा सर खुद भी मेरे ख्याल से गए हैं किसी न किसी जगह। चलें, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो कोई भी ऑनलाइन है कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता है तो वो पूछ ले, अगर फिर उसके बाद जो है हम सेशन को एंड करते हैं। चलें ठीक है, फिर मैं जो है ना वो लीव कर रहा हूँ और गुड लक आप लोग सब लोगों को अपने फ्यूचर के लिए। और इंशाल्लाह फिर सर अगर सर से किसी की बात हो तो सर को बता दीजिएगा कि हमने एंड कर लिया था सेशन। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर।